हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस लिंग खुद को रिकवर करके वापस लौट आई थी और इसीलिए जब मिस लिंग यहाँ पर यूहाओ के साथ मिलकर अरीना में फाइट करने के लिए आती है तो इन लोगों ने अपने सिर्फ एक ही हमले के दौरान अपने दुश्मनों को हरा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही शौक हो गए थे। साथ ही इन लोगों को खुशी भी हो रही थी क्योंकि अब इन्हें रियल फाइट्स देखने को मिलेगी। क्योंकि पुराने 7 शेक डेविल्स वापस लौट आ चुके हैं, इसलिए आगे की फाइट्स में काफी जरा मजा आने वाला है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर जू सेंशी से होती है, जो कह रहा था कि हमारे सीनियर्स अब वापस आ चुके हैं, यानी कि हम लोग अब आसानी के साथ फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे। मिस लिंग के बाद ज्याओटो और ब्रदर डाई याओहेन ने भी खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। यहाँ ये कहते हुए जू सेंशी ने पास में ही मौजूद जियांगनेन को देख लिया था, इसलिए वो उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि वैसे ये काफी अफसोस की बात है क्योंकि अब जियांगनेन मेरी हीरोइक एंट्री इस अरीना में नहीं देख पाएगी। जू सेंशी की मुंह से इस तरह की फ्लर्टी बातें सुनकर जियांगनेन को तो अंदर घुसा रहा था, इसलिए वो उसके चेयर को पांव से धीरे से हटाते उसे नीचे गिरा देती है, जो देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग जू सेंशी पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि जब से ये फाइट शुरू हुए हैं तब से मैंने ज़्याओज़े और वॉन्डोंग तीनों ने ही अपने एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं लेवल 28 पर पहुंच चुका हूँ, ज़्याओज़े लेवल 30 पर पहुंच चुकी है, जबकि वॉन्डोंग ने लेवल 32 अचीव कर लिया। ज़्याओज़े चूंकि लेवल 30 पर पहुंच चुकी है, इसका मतलब उसे एक सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर केटो भी ज़्याओज़े को शाबाश कह रहा था। अभी अचानक वहाँ पर मिस ज्याओटो आ जाती है, जो कि इन लोगों से कहती है कि चलो इकट्ठा हो जाओ क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे। जो सुनकर सब डिसाइपल यहाँ मिस ज्याओई के आसपास आकर बैठ गए। अभी अचानक पीछे से वहाँ पर ज्याओटो और डाई याओहेन भी आ चुके थे, जहाँ पर ज्याओटो कहती है कि ये काफी जरा सरप्राइजिंग है कि हम लोगों की फाइट हमारे पुराने राइवल से होने वाली है, जिसका नाम डोलिंग रॉयल एकेडमी था। मिस ज्याओई यहाँ पर इस डोलिंग रॉयल एकेडमी के बारे में बताती है कि इन लोगों के पास टोटल 5 सोल किंग लेवल के वॉरियर्स है, बाकी के 2 सोल सेक्ट वॉरियर। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इन सब के सब वॉरियर के पास सोल गाइडेंस टूल्स अवेलेबल है। इसके अलावा मिस ज्यावी बताती है कि तुम लोगों की फाइट 2 दिन बाद इस एकेडमी से होने वाली है, जहां पर रूल्स में थोड़ा सा चेंज होगा। हो सकता है कि यहाँ 1 वर्सेस 1 की फाइट हो या फिर पूरी टीम वर्सेस टीम की फाइट, ये पूरी तरीके से मिस्ट्री है। जो सुनकर वॉन्डोंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तो इंतजामिया ने जानबूझकर करवाया है क्योंकि वो इस फाइट के टिकट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना चाहते थे। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा बजा दिया, जो सुनकर केटो जाकर दरवाजा ओपन करता है। मिस यावी देखती है कि सामने से तो मिस किंग आ रही थी, जो कि स्टारलाइट ऑक्शन हाउस की होस्ट है। उन्हें देखकर मिस यावी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछती है कि मिस किंग आप यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मिस किंग बताती है कि आप लोग हमारे यहाँ पर मेहमान है, आपको यूँ परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पर आई थी ताकि आप लोगों को ऑक्शन के लिए इन्वाइट कर सकूँ, क्योंकि आज की शाम यहाँ पर एक टॉप नॉच क्वालिटी की ऑक्शन नाइट होने वाली है। यहाँ उनकी ये बात सुनकर जू सेंशी तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था क्योंकि उसे ऑक्शन से तो नींद आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ डाई याओहेन थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। वो कहता है कि ये तो बहुत जबरदस्त हो गया क्योंकि मुझे कुछ वेपन्स की जरूरत थी। दूसरी तरफ मिस यावी भी यहाँ पर मिस किंगिया से कहती है कि हम लोग जरूर आएंगे। इसके बाद हम लोगों को ऑक्शन वाला सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये ऑक्शन थोड़ी सी अलग और प्राइवेट थी क्योंकि हर एक एकेडमी अपने अपने अलग रूम में बैठी हुई थी ताकि दूसरों को ये मालूम ना हो सके कि किस वेपन को किसने खरीदा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई याओहेन ने यहाँ पर एक लेवल 8 का सोल गाइडेंस वेपन खरीदा, जिसका नाम था ट्राइनोसोरस सोल रिफाइनिंग सोर्ड। इस सोर्ड के लिए डाई याओहेन ने 1.52 मिलियन गोल्ड कॉइंस की कीमत चुकाई, जिस कीमत को चुकाने के बावजूद भी डाई याओहेन खफा नहीं था, बल्कि वो खुश होते हुए कहता है कि ये सोर्ड 10,000 साल पुराने ओल्ड टाइगर के सोल बोन से बनी है। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मेरे पास व्हाइट टाइगर की मार्शल स्पिरिट है, इसलिए मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस तरह का वेपन यहाँ पर आकर मिल सकता है। मैं तो इस ऑक्शन से काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ ज्याओटो यहाँ पर डाई याओहेन से कहती है कि इसका मतलब तुमने इसलिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई क्योंकि ये सोर्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच थी। मिस यावी यहाँ पर कहती है कि वैसे हमने इस सोर्ड की कुछ ज्यादा ही कीमत दे दी क्योंकि हमारा बजट थोड़ा कम है, जिस बजट की कीमत की वजह से हम लोग वो पिछले वेपन को तो नहीं खरीद पाए थे। यहाँ पर डाई याओहेन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग तो जानते ही है कि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, सोर्ड की कीमत मैं खुद चुकाऊंगा। और वैसे भी मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ, इस लास्ट मोमेंट पर अपने एकेडमी के इतने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। यहाँ डाई याओहेन की इतनी ज्यादा ईमानदारी देखकर ज़्याओज़े और केटो तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ ऑक्शन के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को ले आई थी, जिसको आते देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों की आंखें ही चमक जाती है क्योंकि वो एक सोल बोन था जिसमें अल्टीमेट एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज थी। इस सोल बोन को देखकर अचानक से हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी में मौजूद आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को गुस्सा आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि वो इस सोल बोन को पहचानती हो। यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, जिस पर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि वो हमारा सोल बोन है। ये कहते हुए वो काफी
काफी जरा गुस्से में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूमी यहाँ पर बताते हुए कहती है कि बेशक ये सोल बोन एक 50,000 साल पुराना है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप लोग कंपैरिजन पर आओ तो ये सोल बोन 1 लाख साल पुराने सोल बोन से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये सोल बोन एक सुपर सोल बीस्ट से हासिल किया गया है, वो भी एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ से। आप लोगों को तो मालूम होगा कि आइस जितनी ज्यादा कोल्ड और सख्त होती जाए उतनी ज्यादा वो खतरनाक और डेडली हो जाती है। वो सुपर सोल बीस्ट जिससे हमने ये सोल बोन हासिल किया उसके पास भी बिल्कुल अल्टीमेट आइस की प्रॉपर्टीज थी। उस बीस्ट ने अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जब तक वहाँ पर एक डोलो सोल मास्टर नहीं आ गया। सिर्फ एक डोलो सोल मास्टर ही उस बीस्ट को हरा पाया था। ये सुनकर केटा और ज़्याओ ज़्याओ तो काफी ज्यादा शौक हो गए थे कि आखिर ये बीस्ट कितना ज्यादा ताकतवर होगा। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर अपने मन में आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये सोल बोन हमारा ही है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने यहाँ पर इस सोल बोन के लिए ऑक्शन को शुरू करवा दिया, जहाँ पर मिस यावी अपने मन में कह रही थी कि ये सोल बोन काफी कीमती लग रहा है, तो क्यों ना यूहा और या मिस लिंग दोनों में से कोई एक सोल बोन को अपने लिए हासिल कर ले, क्योंकि इन दोनों के पास ही आइस एबिलिटीज थी और इस सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए ये लोग खुद की आइस एबिलिटीज को ज्यादा अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरी तरफ तभी अचानक यूहा यहाँ पर मिस यावी से कहता है कि मिस यावी, क्या आप इस ऑक्शन के मैनेजमेंट में से किसी को यहाँ पर बुलवा सकती है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो सुनकर मिस यावी ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरी तरफ किंगिया भी यहाँ प्रिंसेस के पास आकर उन्हें बता चुकी थी, जो सुनकर प्रिंसेस थोड़ी ही देर में यूहाओ के पास आ गई। प्रिंसेस जूमी को यहाँ पर देखकर सभी उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूमी सवाल करते हुए कहती है कि आखिर क्या हो गया, क्या हमारे लूट्स में कुछ गड़बड़ी है। मिस यावी यहाँ पर प्रिंसेस जूमी से कहती है कि इससे पहले कि हम आगे कुछ बात करें, पहले आप लोगों को मेरे डिसाइपल की बात सुन लेनी चाहिए। जो सुनकर यूहाओ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में आप लोगों के सोल बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम इसके अब्सॉर्प्शन में है। आप लोग ये बात नहीं जानते कि ये सोल बोन सिर्फ वही इंसान एब्सॉर्ब कर सकता है जिसके पास नॉर्थ एक्सट्रीम की मार्शल सोल स्पिरिट हो। ये कहते हुए यूहाओ ने अपने एक्सट्रीम नॉर्थ वाले आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें से काफी सारी एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ पर प्रिंसेस जूमी को बताता है कि सोल बोन को सिर्फ आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस क्लैन वाले लोग ही एब्सॉर्ब कर सकते हैं, यानी जिस भी इंसान के पास आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस क्लैन का मार्शल सोल होगा वही सिर्फ इस सोल बोन को एब्सॉर्ब कर सकता है, वरना इस सोल बोन को एब्सॉर्ब करना इनकम्प्लीट है। प्रिंसेस जूमी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसलिए वो कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे किसी और से बात करनी होगी। जो कहने के बाद प्रिंसेस जूमी वहाँ पर अपने साथ एम्परर को भी ले आई थी। एम्परर को तो यहाँ पर अचानक से देखकर सब लोग उनके सामने इज्जत से झुक गए, जहाँ पर एम्परर कहता है कि तुम लोगों को फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जूमी से सुना जिसने मुझे सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है। ये सोल बोन सिर्फ उसी का हो सकता है जिसके पास ऐसी मार्शल सोल हो जो कि नॉर्थ एक्सट्रीम से बिलोंग करती है। और ये बात भी सच है कि ये सोल बोन बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो क्यों ना इसे चैंपियनशिप के प्राइस के तौर पर रखा जाए। जो भी सोल फाइटिंग कंपटीशन को जीतेगा उसे ये इनाम मिलेगा। जो कहते हुए एम्परर यहाँ यूहाओ के पास आ चुके थे और वो यूहाओ से कहते हैं कि अगर तुम इससे हासिल करना चाहते हो फिर तो तुम्हें कंपटीशन जीतना ही होगा। यूहाओ भी उनकी ये बात समझ चुका था। इसके बाद ऑक्शन आगे की तरफ कंटिन्यू कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और आइटम यहाँ इन सब लोगों के सामने आ चुका था। इस आइटम को देखकर केटा और सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी वाले लोग तो काफी ज्यादा शौक हो गए थे, क्योंकि वो पहचानते थे कि इस आइटम को एक 9th लेवल के सोल मास्टर ने बनाया है। जिस आइटम में टाइम और स्पेस की एबिलिटी थी वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर सील करके रख सकता है। इसलिए केटा तो एक्साइटेड होता हुआ यहाँ पर अपनी मिस जाविये से कह रहा था कि हमें ये आइटम अपने लिए खरीदना ही होगा, क्योंकि अगर इस आइटम को हमने खरीद लिया तो हम इसे पूरी तरीके से डिसमेंटल करके एक लेवल 9 की इस आइटम को क्रिएट करने का तरीका सीख जाएंगे, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट को सोल गाइडेंस वेपन में आगे लेकर जाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ हम टियानमिंग को देखते हैं, जो कि जानता था कि इस आइटम के अंदर किसी भी सोल बीस्ट को कैद करके रखा जा सकता है। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे इंसानों की तारीफ करनी चाहिए या फिर उन पर गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि बेशक ही हमें उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ करनी होगी जो कि उन लोगों ने इतनी ज्यादा खतरनाक चीज बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ आइस जेड स्कॉर्पियन बिंगबिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी कि इंसान अगर इसी तरह बीस्ट के साथ आकर टकराने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि इंसानों ने कोई ऐसी चीज क्रिएट की है जो कि सोल बीस्ट को अपने अंदर सील करके रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर वाले लोग तो इस आइटम को पहचानते थे जिसका नाम फैंक्शन प्लेटफॉर्म है, और वो लोग ये बात भी अच्छे से जानते थे कि उन लोगों का सन मून एम्पायर सोल गाइडेंस एकेडमी ही सिर्फ इतनी एबिलिटी रखता है कि वो लोग फैंक्शन प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सके। और तभी अचानक हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूमी यहाँ पर इन सब लोगों से कहती है कि शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई, हम लोग यहाँ पर फैंक्शन प्लेटफॉर्म का ऑक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोग जो चीज खरीदने वाले हो वो तो इससे भी ज्यादा कीमती है। मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ पूरे 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का एक एम्ब्रियो, जिसे एब्सॉर्ब करने की वजह से आप लोगों के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग
और साथ ही साथ एक सोल बोन आ जाएगा जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती है। यहाँ ये सुनकर तो काफी लोग एक्साइटेड हो गए थे। दूसरी तरफ मिस यावी कह रही थी कि एक सोल बीस्ट को इस तरह से कैद करके रखना, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? जो सुनकर यूहा अपने मन में कह रहा था कि बेशक इंसान ऐसा करने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीका है। दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ तो उस बीस्ट को काफी ज्यादा गौर से देख रही थी, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही है। इसलिए वो डरते हुए कहती है कि कहीं ये बीस्ट आजाद तो नहीं हो जाएगा। जबकि बिंग बिंग तो उस एनर्जी को महसूस करते हुए कह रही थी कि आखिर ये एनर्जी मुझे जानी पहचानी क्यों फील हो रही है। मिसेस जूमी यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को बताती है कि इस फेंगशाई प्लेटफॉर्म में कई तरह के सील्स बनाए हुए हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये बीस्ट इससे खुद ब खुद ही आजाद हो जाए। टीचर माँ तो इस बीस्ट के एम्ब्रियो को हासिल करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे, क्योंकि 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के एम्ब्रियो को हासिल करने से वो लोग ताकतवर हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूमी ने यहाँ पर इस ऑक्शन को शुरू करा दिया, जहाँ पर वो इसकी कीमत स्टार्ट करवाती है 100 मिलियन गोल्ड कॉइन से। सब लोगों ने बारी बारी करके यहाँ पर अपनी बोली लगाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर ये कीमत बढ़ते बढ़ते आखिरकार 150 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुँच गई, जो कीमत यहाँ पर सन मून रॉयल एकेडमी के होंग चैन ने लगाई हुई थी, और इसे ज्यादा कीमत देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसी वजह से ये 1 लाख साल पुराने बीस्ट का एम्ब्रियो यहाँ पर होंग चैन का हो जाता है, जो देखकर ज़ू सेंशी को तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले तो वो लोग इस एम्ब्रियो को खरीद नहीं पाए, और दूसरी बात उसे ये बुरी लग रही थी कि ये हमारे दुश्मनों के हाथों में चला गया। होंग चैन और सन मून एम्पायर तो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, इसको हासिल करने के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मिस यावी यहाँ पर ज़ू सेंशी से कहती है कि चलो आप भूल जाओ, ये बातें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि हमें वापस से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप को जीतना हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है। जो सुनकर वहाँ पर मुझे सब डिसाइपल यहाँ से ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गए। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर और प्रिंसेस यहाँ इसी बारे में बात कर रही थी कि उन लोगों का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वो असल में यहाँ पर जानते थे कि ये सब टीम खुद को ताकतवर करना चाहते हैं ताकि वो इस चैंपियनशिप को जीत सके, इसलिए ये लोग यहाँ पर जितनी बार ऑक्शंस करेंगे उससे इन्हीं को फायदा होगा, जिसकी मदद से इन लोगों का स्टार लूवो एम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एम्परर इस बात को अच्छे से जानते थे कि आगे आने वाले फ्यूचर में जल्दी एक बड़ी सी जंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले वो खुद के एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और जितना पैसा उन लोगों ने सिर्फ आज के ऑक्शन से कमा लिया, ऐसा लगता है कि वो जल्दी अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए सारी ऑडियंस पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मिस यावी पहले ही डाओ याओ हैन और मिस जाओ टाओ से कहती है कि तुम दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाओ टाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने 6 सोल स्किल को इस्तेमाल नहीं करोगी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? साथ ही मिस यावी यहाँ पर डाओ याओ हैन से कहती है कि तुम भी अपने ट्राइनोसोरस सोल रिफाइनिंग सोर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम लोगों की जितनी ज्यादा एबिलिटीज लोगों से छुपी रहेगी उतना ही सेमीफाइनल राउंड को लड़ने में तुम लोगों के लिए आसानी रहेगी। जो सुनकर डाओ याओ हैन जवाब देते हुए कहता है, तो क्या मुझे भी अपने सिर्फ 5 मार्शल सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को हराना होगा? जो सुनकर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि डोलुंग एकेडमी के 2 वॉरियर सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनमें से पहला आता है उन लोगों का लीडर जियान, जिसके पास उसकी मिथिकल बैम्बू मार्शल सोल है, जबकि साथ ही उसके साथ आता है ज़्याओफेंग। ज़्याओफेंग और जियान अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो लोग ऐसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से तुम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए डाओ याओ हैन पहले कोशिश करना कि तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर मजबूरी हो जाए तब मैं कुछ नहीं कह सकती। तब शायद डाओ याओ हैन तुम्हें अपने ट्राइनोसोरस सोर्ड का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं उससे पहले तुमसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोल पावर को सील कर देना, अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक मत करना। जो कहने के बाद वो लोग यहाँ पर एरिना में आ चुके थे और जल्दी फाइट बैटल शुरू होने वाली थी। इसलिए मिस यावी आखिरी दफा यहाँ पर डाओ याओ हैन और ज़्याओ टाओ से कहती है कि क्या तुम लोगों को मेरी बातें याद है और समझ आ गई? जिस पर उन दोनों ने हमें सर हिला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेक एकेडमी और दूसरी तरफ से डाओलुंग एकेडमी के वॉरियर्स ने अरीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ इन दोनों एकेडमीज के एक दूसरे के आमने सामने आते साथ ही होस्ट इस फाइट को फौरन से शुरू करवा देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाओलिंग एकेडमी के ज़्याओफान ने यहाँ पर अपने एक बीट का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ एक पर्पल कलर की स्मोक फैला दी थी, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर उसका एक और पार्टनर वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी शील्ड्स क्रिएट कर देता है, जिन्होंने डाओलिंग एकेडमी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया। ये देखकर मिस्टर बीबी तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये डाओलिंग एकेडमी कर क्या रही है? ऐसा देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इनके पास 5 मेजर सोल किंग लेवल के वॉरियर होंगे। ये सुनकर ज़्याओ टाओ यहाँ मिस्टर बीबी को बताती है कि जैसे उन लोगों ने ये शील्ड की फॉर्मेशन क्रिएट की, मुझे पूरे यकीन है कि वो अंदर एक पावरफुल अटैक को रेडी करने की कोशिश कर रहे होंगे। ज़ू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये बात सच है फिर तो हम उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। यूहो, जल्दी से अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करो। जो सुनकर यूहो ने बिल्कुल ऐसे ही किया, वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे मालूम हो गया था कि ज़्याओ टाओ ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। इनके दुश्मन किसी खतरनाक सोल गाइडेंस वेपन को क्रिएट कर रहे थे, जिसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर
पर जू सेंशी सबसे पहले अपने रिप्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। वो इस टेक्निक से खुद को जियान के साथ रिप्लेस कर लेता है। जियान यहाँ पर अपने दुश्मनों की जगह पर आते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम लोग इस बेकार सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील्ड के अंदर बाकी के सब दुश्मन तो पहले ही जू सेंशी का इंतजार कर रहे थे, जो देखकर जू सेंशी तो घबरा गया और वो सारे दुश्मन एक साथ ही जू सेंशी पर हमला कर देते हैं। जू सेंशी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जू सेंशी के लिए मुश्किल था। यहाँ इससे पहले कि वो दुश्मन यहाँ पर जू सेंशी की शील्ड को ब्रेक कर पाते, तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि जू सेंशी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और वो यहाँ पर दुश्मनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था, चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। ये कहते साथ ही वो खुद को एक बार फिर से ज़्याओटाओ के साथ रिप्लेस कर लेता है, यानी कि यहाँ ज़्याओटाओ अब दुश्मनों के इलाके में आ चुकी थी, जिसने अपनी फायर फिनिक्स एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए आसमान से आग बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसे चारों तरफ से 7 शैक डेविल्स ने घेर कर रखा हुआ है, लेकिन वो परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने 4th मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे बैम्बू फॉरेस्ट कहते थे। ये बैम्बू फॉरेस्ट किसी डोमेन की तरह काम करता था, जहाँ पर जियान इन सब बैम्बूस को वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। इसी वजह से 7 शैक डेविल्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। दूसरी तरफ डाओ याओ हैन यहाँ तेजी से आगे बढ़ते हुए जियान पर हमला करना शुरू कर चुका, लेकिन जियान तो उस बैम्बू फॉरेस्ट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए वो बैम्बूस का इस्तेमाल करते हुए गायब होकर वहां से दूर चला गया। दूसरी तरफ शील्ड के अंदर के एरिया की तरफ हम देखते हैं, जहां ज़्याओटाओ ने अपना बोकाल बचा कर रखा था। तभी अचानक ज़्याओफान वहां पर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जो कि अपनी बीट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़्याओटाओ के सामने आ गया और साथ ही वो ज़्याओटाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लुका छुपी खेलना पसंद है। ये कहते हुए ज़्याओफान ने एक बार फिर से वहाँ चारों तरफ उस पर्पल स्मोक को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को मौका मिल गया कि वो इस वेपन को दोबारा से क्रिएट करना शुरू कर दे। ज़्याओटाओ तो यहाँ पर ज़्याओफान की इस चाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि उसे अपने सामने कई सारे ज़्याओफान के क्लोन्स दिखाई दे रहे थे और वो चाहे इनमें से कितनी मर्जी को ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, वहाँ पर एक के बाद एक और क्लोन आता जा रहा था। ज़्याओफान यहाँ बुरी तरीके से ज़्याओटाओ को पंसा चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान ने भी 7 शैक डेविल्स को बुरी तरीके से पंसा दिया है। वो वहाँ पर एक डिवाइन बैम्बू को आसमान से नीचे इन लोगों की तरफ गिरा रहा था, जबकि साथ ही वो इन 7 शैक डेविल से कहता है कि लगता है कि इस बार तुम शेक एकेडमी को बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम करने वाले हो। जू सेंशी तो समझ चुका था कि वो यहाँ पर इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन बैम्बू को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो डिवाइन बैम्बू अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि आसानी के साथ इस शील्ड को ब्रेक कर देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि छोटे बैम्बूस ने यहाँ पर इन 7 शैक डेविल्स को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। यूहो भी यहाँ पर अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चारों तरफ वो पर्पल स्मोक फैल चुकी थी, इसलिए डाओ याओ हैन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो फौरन यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका एनर्जी इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक था और वो इसी का इस्तेमाल करते उस डिवाइन बैम्बू को तो ब्रेक कर देता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डाओ याओ हैन को भी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी, जो देखकर जियान हंसते हुए कहता है कि तुमने अपनी टीम के लिए बड़ा सैक्रिफाइस दिया, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सैक्रिफाइस तुम कितनी बार दे पाओगे। अरीना में यहाँ पर 7 शैक डेविल्स की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सब लोग इस शेक एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उस भी यहाँ पर सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि क्या इस बार शेक एकेडमी हारने वाली है, लगता है कि डाउलिंग एकेडमी इस बार जीत जाएगी। और तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं, जहाँ पर डाओ याओ हैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने दोस्तों को रोकते हुए एक वेपन को समन करना शुरू कर चुका, जिसके साथ ही डाओ याओ हैन कह रहा था कि तुम्हें मेरे व्हाइट टाइगर क्लैन के प्राइड को नहीं छेड़ना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे तुम्हें अपना इवल रूप दिखाना ही होगा। ये कहते साथ ही यहाँ पर डाओ याओ हैन ने अपने टाइनोसोरस रिफाइनिंग सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जिसके मल्टीपल स्लैश टेक्निक से वो वहाँ पर मौजूद आधे बैम्बू फॉरेस्ट को तो गायब कर देता है, जिसकी वजह से जियान की लोकेशन भी अब मालूम हो जाती है। होंगचेन तो यहाँ पर इस लेवल 8 के वेपन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद डाओ याओ हैन ने अपने टाइनोसोरस रिफाइनिंग सोर्ड में काफी ज्यादा एनर्जी रिफाइन करके कलेक्ट करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर जियान से कह रहा था, क्या तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि एक परफेक्ट अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है। यहाँ ये कहते साथ ही डाओ याओ हैन ने अपनी सोर्ड का एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए फौरन से जियान पर चल दिया, जिसे रोकने के लिए जियान अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो नाकामयाब होने की वजह से यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। अब तो वो दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाओ याओ हैन की सोर्ड अटैक की एनर्जी काफी ज्यादा थी। डाओ याओ हैन यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इतने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शील्ड से बनी हुई दीवार अब धीरे धीरे साइड पर हटना शुरू हो गई, जिसके दूसरी तरफ वो वेपन पूरी तरीके से तैयार होकर चार्ज भी हो चुका था, यानी कि दूसरी तरफ से एक पावरफुल अटैक यहाँ 7 शैक डेविल्स की तरफ आने वाला है। दोस्तों इस कैनन को देखकर यहाँ पर कहती है कि इसका मतलब डाउलिंग एकेडमी का ट्रम्प कार्ड यही था, उन लोगों ने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया है। क्या 7 शैक डेविल्स इस अटैक को डॉज कर पाएंगे? यूहो तो इस कैनन अटैक को देखकर ही समझ गया था कि उनके पास
पास इस अटैक को डॉज करने का ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए वो दुश्मन इलाके में मौजूद ज़्याओटाओ से यहाँ पर कहता है कि तुम्हें उस कैनन को रोकना होगा इससे पहले कि वो लोग इस अटैक को रिलीज कर दे। हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ यहाँ पर तेजी के साथ उसी कैनन की तरफ बढ़ रही थी, जबकि दुश्मन भी यहाँ पर उस कैनन को चार्ज करते हुए फाइनल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ मूवमेंट्स ही रहते थे, पर तभी अचानक ज़्याओटाओ तेजी के साथ अपने फायर फिनिक्स के साथ आते हुए सीधा जाकर उस कैनन से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो कैनन तो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन एनर्जी चूंकि जरा ही कटा हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके कारण 7 शैक डेविल्स को भी थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डाउलिंग एकेडमी तो बुरी तरीके से हार चुकी है, जो देखकर ऑडियंस तो बहुत ही खुश हो गई और वो सब लोग यहाँ पर शेक एकेडमी को चीयर अप कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ की नजर जैसी अपने दोस्तों पर पड़ी, उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर डाउलिंग एकेडमी ने उसके दोस्तों को इंजर्ड कैसे किया। यहाँ पर डाउलिंग एकेडमी के वॉरियर्स हार भी मान चुके थे, लेकिन ज़्याओटाओ उन लोगों को माफ करने की इरादे में नहीं थी, बल्कि वो गुस्से के साथ अपनी फायर फिनिक्स फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को इंजर्ड किया, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो अपनी मीटियोर शावर टेक्निक को एक्टिवेट कर रही थी, जो देखकर होस्ट उसे रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मिस यावी भी यहाँ पर ज़्याओटाओ से कह रही थी कि अपने गुस्से पर काबू रखो, रुक जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।